अस्सलाम वालेकुम बेटे, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके बेटे, लास्ट टाइम कौन सा चैप्टर था और कहां तक कवर करवाया था मैंने, ताकि आगे से कंटिन्यू करूं? कौन सा चैप्टर पढ़े थे बेटे हम? ओके ठीक है बेटे, प्लीज चैप्टर बताइए। कौन सा चैप्टर कर रहे थे हम? ठीक है। Here is your shoes. Must be under the sofa or somewhere. एक सेकंड ठहरे बेटे। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको स्टाफिंग बेटे और स्टाफिंग का गोल क्या है और उसका पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये मैंने आपको सारा करवा दिया था। इसके अलावा मैंने आपके साथ और कुछ स्लाइड्स भी शेयर की थी बेटे, वो किस बारे में थी? स्टाफिंग फिनिश हो गया था हमारा सारा। मुझे 1 मिनट दो, मैं जरा तुम लोगों का व्हाट्सएप चेक करूं, मुझे उससे अंदाजा हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज।
स्ट्रेस नए सिरे से स्टार्ट करना है बेटे। स्ट्रेस का चैप्टर मैंने करवाना था, शेड्यूलिंग स्टाफिंग में करवा चुकी हूँ। क्या हो गया तुम लोगों को, मुझे सिर्फ इतना बताओ। स्ट्रेस हमने स्टार्ट कर दिया था, मैंने कुछ पढ़ाया था स्ट्रेस के बारे में कि बिल्कुल अभी इसको स्टार्ट देना है हमने, ये स्टार्ट देना है हमने इसे। आवाज आ रही है मेरी आपको? ठीक है, ओके, स्ट्रेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस क्या है, ठीक है। स्ट्रेस की डेफिनेशन मैंने आपके साथ शुरू एक शेयर की थी, वही आपने याद करनी है, वो है, ठीक है, प्री रीडिंग मुझे लगता है कि तुम लोगों ने की होगी। अगर नहीं भी है तो मैं खुद को यकीन करवा रही हूँ कि तुमने जरूर की होगी। अच्छा जी, स्ट्रेस क्या है? इट इज द साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल स्टेट दैट रिजल्ट्स व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द इंडिविजुअल आर नॉट सफिशिएंट टू कोप विद द डिमांड्स एंड प्रेशर ऑफ द सिचुएशन। द स्ट्रेस इज मोर लाइकली इन सम सिचुएशंस देन अदर्स एंड इन सम इंडिविजुअल्स देन अदर्स। स्ट्रेस क्या है बेटे? जब आपके हालात और आपकी कह लो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स और आपकी जरूरतें पूरा करने के लिए जिन रिसोर्सेज की जरूरत है वो आपस में मैच ना कर रहे हो। यानी कि अगर जो मैंने 10 काम करने हैं, 10 में से 3 से 4 को करने की मेरे अंदर सलाहियत मौजूद है और बाकी के काम भी इंपॉर्टेंट हैं, तो वो साइकोलॉजिकली और फिजिकली जो है स्ट्रेस की सूरत में इम्पोज होंगे। यानी जब रिसोर्सेज तुम्हारी नीड्स के साथ मैच ना कर रहे हो, और नॉर्मली यहाँ पर मुराद ये नहीं है कि रिसोर्सेज ज्यादा हो, यहाँ पे यही मुराद है कि नीड्स ज्यादा है और रिसोर्सेज कम है, ठीक है। तो स्ट्रेस, ऑब्वियसली देयर विल बी स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो, सॉरी, स्ट्रेस डिफरेंट सिचुएशंस में जो है वो डिफरेंट लेवल की होती है, और इस तरह डिफरेंट इंडिविजुअल्स भी उसको डिफरेंट तरीकों से फेस करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो स्ट्रेस को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से टॉलरेट करते हैं, कुछ स्ट्रेस को जो है वो ज्यादा अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, कुछ छोटे मामलात को ज्यादा सवार कर लेते हैं, कुछ बड़े मामलात को भी अच्छे तरीके से टैकल करते हैं। ये स्ट्रेस की डेफिनेशन है, ठीक है। वर्क स्ट्रेस क्या होगा? वर्क स्ट्रेस ये होगा कि जो तुम्हें अपने काम के दौरान स्ट्रेस होगा ना, ठीक है, यानी कि काम का वर्कलोड तुम्हारे ऊपर ज्यादा है, वर्क प्लेस तुम्हारी सूटेबल नहीं है, तुम्हारे साथी अच्छे नहीं है, ये सारी चीजें मिलके जो है वो तुम्हारी स्ट्रेस का कॉज बनेंगी, कॉजेज ऑफ स्ट्रेस एट वर्क प्लेस, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले स्ट्रेस जो है वो एक अच्छी चीज भी है अगर आपको कोप करना आ जाए डिफरेंट सिचुएशन से और आप खुद को रिलैक्स रख सकें। अगर आप स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम नहीं करोगे तो आपको किस तरह जो है वो आप खुद को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा कि अगर स्ट्रेस होगी तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। एक दो दफा गलत करोगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप उससे कॉप करने के आदी होते चले जाओगे। हाँ, अगर आप अपनी हर चीज से सबक नहीं सीखोगे और उससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा, और स्ट्रेस जो है वो आपके काम करने की सलाहियत को जो है वो उजागर करने के बजाय, यानी कि स्ट्रेस में आप अच्छे तरीके से काम करो और पहले से भी ज्यादा खराब कर देगी, तो ऑब्वियसली उसका नेगेटिव इफेक्ट है। आगे हमारे पास टाइप्स और लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, के स्ट्रेस की कितनी टाइप्स हैं और इसके कितने लेवल्स हैं, इसको डील करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास यू स्ट्रेस, ये क्या है? is a positive stress that stimulates the person to function better, जो मैंने अभी बताया। this is also called friendly stress, ठीक है। it has a good influence on human in terms of physical and mental ability. It acts in a positive for the individual and the organization. The individual abilities to control stress are bigger than requirements, therefore he or she is in a positive state of preparation and is in a balance or within tolerable limits. The low to moderate amount of stress can act as constructive way. As a positive influence, stress can compel up to us to act. The moderate stress can increase effort, stimulate creativity, and encourage enthusiasm in work. अच्छा, वही वाली बात कि यू स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव स्ट्रेस है, ये आपके अंदर सलाहियतें उजागर करती है कि किस तरह आपने चैलेंजिंग सिचुएशन में डील करना है, ठीक है। सॉरी, चैलेंजिंग सिचुएशन को आपने किस तरह कॉप करना है, ठीक है।
ये है हमारे पास यूज स्ट्रेस। मॉडरेट टू मिनिमम जो स्ट्रेस है वो कंस्ट्रक्टिव या यूज स्ट्रेस के जुमरे में आती है। अगर आपको नहीं पता लगेगा कि आप देखो बाजू का टाइम कब होता है और काम कंप्लीट करना होता है, तो आपका माइंड और अच्छे तरीके से एक्ट करना शुरू हो जाता है। कुछ लोग जब पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं, जब उन्हें पता होता है कि कम टाइम में सिलेबस ज्यादा है, तो वो ज्यादा उनकी कीननेस जो है या उनकी जो तवज्जो है काम की तरफ ज्यादा बढ़ जाती है। जितनी तवज्जो ज्यादा होगी उतनी जल्दी चीजें तुम्हें एब्जॉर्ब होंगी। और कुछ लोग स्ट्रेस को अपने ऊपर इतना सवार कर लेते हैं कि जो रहा सहा काम वो पहले कर रहे होते हैं उससे भी फारिग हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ टू पीपल रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस इन द सेम सिचुएशन बट इन डिफरेंट वेज। तो स्ट्रेस हमेशा, जो यू स्ट्रेस है वो पॉजिटिव स्ट्रेस है, वो आपके अंदर क्रिएटिविटी, काम करने की सलाहियत और स्ट्रेस में काम करने की सलाहियत को उजागर करती है, और इसका होना बहुत जरूरी है। बगैर कोई भी दुनिया का ऐसा काम नहीं है जिसमें कोई स्ट्रेस ना हो। मिनिमम टू लो टू मॉडरेट टू हाई स्ट्रेस हर काम में होती है। नेक्स्ट पे आते हैं डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस इज नेगेटिव स्ट्रेस दैट मे कॉज इलनेस। ये क्या है? नेगेटिव स्ट्रेस है जिसकी वजह से कोई बीमारी हो सकती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हार्मफुल स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस कुड बी ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज बर्निंग आउट। नेगेटिव स्ट्रेस को हम बर्निंग आउट भी कहते हैं, लाइक द लिमिट इज ओवर। इट इज नॉट हेल्दी फॉर द इंडिविजुअल और फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर बात है, अगर इंडिविजुअल के लिए, अपने लिए भी अच्छी नहीं है, उसकी सेहत के लिए भी, उसकी परफॉर्मेंस के लिए भी, और इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस ही ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करती है। अगर इंडिविजुअल की जो है वो परफॉर्मेंस खराब होगी तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इफेक्ट करेगी। ठीक है। इट मे ब्रेक डाउन एम्प्लॉइज फिजिकल एंड मेंटल सिस्टम रिजल्टिंग इन लो परफॉर्मेंस, वही बात जो मैंने अभी बताई, एंड ब्रॉट ऑन बाय वेरी इंटेंस स्ट्रेस एंड रिएक्ट थ्रू एब्सेंटिज्म। ठीक है। टर्नओवर, एरर्स, एक्सीडेंट्स, डिससेटिस्फेक्शन एंड रिड्यूस परफॉर्मेंस। इस स्ट्रेस के नतीजे में ये होगा, काम से छुट्टी करना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, हादसे होना, अनसेटिस्फाइड सर्कमस्टांसेस, ये सब इसको रिजल्ट करेंगे। एज अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस, इट कैन रिजल्ट इन फीलिंग ऑफ डिसरप्शन, रिजेक्शन, एंगर एंड डिप्रेशन, विच इन टर्न कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम also, such as headache, upset stomach, rashes, insomnia, ulcers, high blood pressure, heart disease and stroke. ठीक है। अब burnout क्या है? Burnout is a state of exhaustion that results from repeated emotional pressure. Our bodies try to keep in balance, but stress may upset that balance. ठीक है। स्ट्रेस बॉडी को बैलेंस आउट करने की जरूरत होती है, स्ट्रेस उसको अपसेट कर देते हैं। और बर्न आउट अ स्टेट ऑफ एग्जॉस्शन है, जो बार बार एक इमोशनल प्रेशर की वजह से कोई भी इंसान जो है वो एक्सपीरियंस करता है। ये तुम्हें पता लग गई टाइप्स ऑफ स्ट्रेस या लेवल्स ऑफ स्ट्रेस। अब हम आते हैं स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस की तरफ, कि स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस जो है वो कौन कौन सी हैं। ठीक है। अच्छा जी, स्टेजेस ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है कि हेंस सेलाई एक्सप्लेन स्ट्रेस थ्रू जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, ये करने की। तुमने बस सिंपल कहना है द स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। नंबर 1, द अलार्म स्टेज। The alarm stage is the initial mobilization by which the body meets the challenge posed by the stressor. ठीक है। If the stressor is identified, the brain sends biochemical messages to all the body systems. Respiration increases, blood pressure rises, pupils dilates and so forth. ठीक है। ये अलार्म स्टेज है जिसमें के जैसे अलार्म तुम्हें जगाता है ना कि उठ जाओ सुबह हो गई है, इसी तरह ये स्टेज जो है बॉडी को ये अलार्म देती है, ये निशानदही देती है कि जी स्ट्रेस, कोई स्ट्रेसर जो है वो आ रही है, और बायोकेमिकल जो है वो वेरिएशंस बॉडी में होना शुरू हो जाती है, मीडिएटर्स जो है वो रिलीज होते हैं, बीपी बढ़ जाता है और ऑब्वियसली रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। एक चैप्टर तुमने छोड़ा हुआ होता है कि इसमें से कुछ नहीं आएगा और पेपर में पहला सवाल ही उसी के ऊपर होता है और ऑब्जेक्टिव भी आ जाती है, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है ना, ये अलार्म स्टेज होती है। आगे है रेजिस्टेंस स्टेज, सेकंड वन। It is the stressors continue, if the stresses continue, the GAS, ये जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, ऊपर उसने तुम्हें बताया हुआ है गैस का कि ये गैस क्या है, GAS क्या है। इसको तुम पेपर में इस तरह मत लिखना, तुम सिर्फ लिखना if the stress continues, ठीक है, the GAS proceeds to, if the stress continues then it represents रेजिस्टेंस स्टेज। तुम्हें ये लिखने की जरूरत नहीं है GAS रीचेस अप टू स्ट्रेसर, ये करने की जरूरत नहीं, तुमने बस लिखना है इफ द स्ट्रेसर्स कंटिन्यू, यानी कि जो स्ट्रेस देने वाले चीजें हैं वो अगर कंटिन्यू कर रही हैं तो क्या होगा, द रेजिस्टेंस स्टेज विल अपीयर। ठीक है। द पर्सन इज नाउ
fighting with stressors and give rise tension, anxiety and fatigue. अब वो लड़ रहे हैं सबसे, फिर टेंशन फटीग जो बढ़ रही है. The resistance may be high or low to a specific stressor. The person is more prone to illness during this stage. ठीक है, स्ट्रेसर के अगेंस्ट जो है वो आप अपने रेजिस्टेंस शो करते हो. बेटे लास्ट टाइम ग्रुप के अंदर खुश नसीबा मैंने खुशकिस्मती से कुछ स्नैपशॉट शेयर किए थे व्हाट्सएप के ग्रुप से, वहां से पढ़ो, सारा मैं वहीं से पढ़ा रही हूँ और ये वहीं से याद करना है. एग्जॉस्शन स्टेज है. If the stressors still continue, the body of a person exhausts its ability to adapt. The symptoms are similar to the alarm stage. The person will fight or flight. Fight or flight की sympathetic system active हो जाएगा, जिसमें एड्रेनालिन वगैरह रिलीज होना शुरू हो जाते हैं. तो यहाँ पर सिर्फ अलार्म स्टेज तुम्हें तैयार किया जा रहा है. रेजिस्टेंस स्टेज जब स्ट्रेस कंटिन्यू रहेगी, और एग्जॉस्शन स्टेज तब आएगी जब यू आर नो मोर एबल टू होल्ड द स्ट्रेस, एंड देन क्या होगा कि बॉडी फाइट या फ्लाइट की सिचुएशन में आ जाएगी. यहां पर खत्म हो जाती हैं स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस. यहां तक सब क्लियर है? यहां तक सब क्लियर है बेटे? ओके प्लीज अब ऐसा करो, नमाज की ब्रेक ले लो, अजान हो रही है मगरिब की. क्विकली 7 से 8 मिनट में नमाज पढ़ के, अपनी मगरिब के फर्ज वगैरह पढ़ के फौरन आ जाओ और फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं.
जी बेटे, एवरीबडी इज डन? कैन यू हेयर मी? आर यू पीपल डन बेटे? ओके ग्रेट। बेटे आगे चलते हैं हम सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस की तरफ। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस में, टाइप्स और लेवल्स ऑफ स्ट्रेस में, और सोर्सेज में, सब में तुम्हें फर्क पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटे? अब मैं आपको करवाने लगी हूँ सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस में बेटे आपको स्टार्टिंग में कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ लिखना है द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस आर एज फॉलोज। मैंने सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस आपके साथ शेयर किया हुआ है बेटे। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस मैंने अच्छा ठहरे, मैं खुद ही चेक करती हूँ कि मैंने सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस आपके साथ शेयर किया कि नहीं। प्लीज एक मिनट दें मुझे, लेट मी चेक। नहीं बेटे वो, अच्छा बेटे प्लीज अपना व्हाट्सएप का ग्रुप चेक करें। आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने नर्स मैनेजर का रोल क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट में वो शेयर किया है। साथ ही साथ मैंने बने हुए कुछ हेडिंग्स आपके साथ शेयर की हैं सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस में। ये जो मैंने बनी हुई हेडिंग्स आपके साथ शेयर की हैं ये ऑलमोस्ट तकरीबन 9 है। ठीक है? तो बेटे ये 9 की 9 के अंदर सिर्फ उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट देख लो, हेडिंग आपको पता होनी चाहिए, एंड यू कैन राइट इट ऑन योर ओन इन द एग्जाम। ये स्ट्रेस का चैप्टर मेरे साथ आज खत्म करो। देखो सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस में सबसे पहले वर्कलोड बेटे। जब भी एक्सेसिव वर्कलोड होगा एक्चुअल वर्कलोड की निस्बत, कैपेसिटी मेरे अंदर 5 या 6 या 8 घंटे काम करने की है, मुझे 18 घंटे या 12 घंटे की शिफ्ट दे दी जाए तो एक तो वर्कलोड भी बढ़ जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, टाइम प्रेशर होगा। तो इस वजह से जो है वो स्ट्रेस अराइज होगी। ये बहुत सी वजह से हो सकता है, स्टाफ की कमी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, वट एवर इफ द रीजन। तो इंक्रीज इन वर्कलोड इफ द कॉज ऑफ स्ट्रेस। फिर इनएडिक्वेट स्टाफिंग,
अगर प्रॉपर स्टाफ नहीं है मॉर्निंग इवनिंग और नाइट शिफ्ट को कवर करने के लिए, तो ऑब्वियसली जितना स्टाफ है उसको बर्डनाइज कर दिया जाएगा। जॉब कंटेंट हेक्टिक और मोनोटोनस रूटीन से इंसान उकता जाता है। अनप्लेजेंट टास्क और सोशल वैल्यू जो है वो फ्रस्ट्रेशन को, लो सोशल वैल्यू मींस लाइक यू आर नॉट एबल टू सोशली इंटरेक्ट विद अदर, ये सारी चीजें स्टाफ के मंग फ्रस्ट्रेशन का बाइस बनती हैं। जो स्टाफ नर्सेज हैं वो हैजर्डस एनवायरनमेंट में जब काम करती हैं तो बिग फेयर होता है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट एक्सपोज होने का। ये चीजें भी आपको स्ट्रेस में डालती हैं। जैसे आजकल जिनकी ड्यूटी कोविड में लगी हुई है, कहीं कोविड का खतरा तो हर एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान को हर जगह पर, अगर लेकिन आपकी ड्यूटी लगी कोविड वार्ड में हुई है जहां पर कोविड के पेशेंट्स एडमिट हैं, तो ऑब्वियसली यू आर एट अ ग्रेटर रिस्क एंड यू आर मोर स्ट्रेस्ड एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम उसी वार्ड में मौजूद हो जहां पे ऑलरेडी कहीं और तो यू नेवर नो, किसी शॉपिंग मॉल में जाओ तुम्हें नहीं पता किसी अगले बंदे को कोविड है कि नहीं, यहाँ पर कोविड के स्ट्रेन्स हैं कि नहीं, पर वार्ड के अंदर जहां पेशेंट एडमिट है, कंफर्म्ड केसेस है, वहां यू नो कि यहाँ पर है और कोई जरा सी गलती जो है वो तुम्हें जो है प्रॉब्लम में डाल सकती है। ऑब्वियसली हेल्थ वाइज मैं बात कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली द स्ट्रेस कंटेंट विल बी हियर डिपेंडिंग अपॉन द जॉब कंटेंट। वर्किंग आवर्स पे चले जाओ, जो है वो स्ट्रिक्ट वर्किंग आवर्स हो, इनफ्लेक्सिबल ड्यूटी आवर्स होंगे, तो कोई भी बंदा अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हफ्ते में एक दिन की ब्रेक बहुत जरूरी होती है और ड्यूटी आवर्स भी रिलैक्सिंग होने चाहिए। शिफ्ट पैटर्न की वजह से फ्रीक्वेंट जो शिफ्ट ड्यूटी पैटर्न है, ऑड आवर्स में सिर्फ तुम्हारी ड्यूटी लगा दी जाती है, नाइट आवर्स में सिर्फ तुम्हें ही रखा जाता है, ये भी स्ट्रेस का बाइस बनेंगे। फिर रोल एम्बिग्विटी एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट, मुझे पता ही नहीं है कि मेरी जिम्मे आपने इस वार्ड में ड्यूटी करनी है, क्या ड्यूटी करनी है, उस ड्यूटी में क्या मैंने एक्सपेंस करना है, क्या मैंने पेशेंट्स को देखना है, क्या मैं रिलीवर हुई हूँ, क्या मैं क्या हूँ, ये रोल एम्बिग्विटी और रोल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये भी स्ट्रेस का बाइस बनता है। अच्छा, लैक ऑफ टास्क ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी एंड फीडबैक, मैंने तुम्हें टास्क तो करने को दे दिया है पर बार बार उसमें इंटरवीन कर रही हूँ, इंटरप्ट कर रही हूँ, तुम्हें उस टास्क का मैंने होल्ड नहीं दिया, तुम उस टास्क को जो है वो अपने ऑन पे कर नहीं सकते, ये चीजें भी स्ट्रेस का बायस बनती हैं कि भाई ये एक जिम्मेदारी दे दी है तो लेट मी डू इट। ठीक है। लैक ऑफ करियर डेवलपमेंट, अच्छा जॉब इनसिक्योरिटी, प्रमोशनल एवेन्यूज इतने नहीं है, अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की नहीं है, वहां पे भी आप रस्टिक एंड स्टेल हो जाते हो और स्ट्रेस भी हो जाता है। फिर फिजिकल फैसिलिटीज, ये एनवायरनमेंट में लिखा हुआ है कि इनएडिक्वेट, अनप्लेजेंट और डेंजरस फिजिकल फैसिलिटीज, पोर वेंटिलेशन, लाइटनिंग, टेम्परेचर, क्राउडिंग, नॉइज, एयर पोल्यूशन। ठीक है, ये जितनी भी कंडीशंस हैं ये भी स्ट्रेस का बायस बनती हैं। क्या हमें इस कमरे में बिठा दिया है, जगह अच्छी होनी चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से काम कर सकें। ठीक है, ये सारे स्ट्रेस के सोर्सेज हैं। उसके बाद नर्स का रोल क्या है स्ट्रेस के अंदर, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, 12 पॉइंट्स हैं, यहीं से करने हैं। The nurse manager can play an important role in stress management of nurses by adopting following approaches. क्या approaches हैं वो? सबसे पहले ensure the workload is in line with nurses capabilities and resources. स्टूडेंट नर्स को इतना एक्सपर्टीज वाला काम ना दिया जाए या न्यू आने वाले बंदे को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम दिया जाए क्योंकि उसने अभी काम सीखना है। फिर सेकंड, ऐसी जॉब को डिजाइन किया जाए कि नर्सेज को अपॉर्चुनिटी मिले अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए और वो स्टिमुलेट हो अच्छा काम परफॉर्म करने के लिए। फिर क्लियरली डिफाइन नर्सेज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वही जब जॉब में बिगविटी नहीं होगी तो काम करने को दिल चाहेगा। प्लान्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स फॉर द न्यूली ज्वाइंट स्टाफ, कोई नया बंदा आया उसे एक दिन का ओरिएंटेशन सेशन दो, ये नहीं कि उसको हाथ से पकड़ के वार्ड में खड़े कर दो, आज ये तुम्हारा वार्ड है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो वट एवर यू डू, नॉट लाइक दैट। गिव नर्सेज अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन एंड एक्शंस इन पेशेंट केयर, जहां पर वो खुद से कोई डिसीजन लेना चाहती हैं और तुम्हें वो लग रहा है कि वो बेसिक है, तो अननेसेसरी इंटरप्शन इज रियली बैड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी प्रोफेशन। ठीक है, नॉट ओनली नर्सिंग। फिर इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइड सपोर्टिव एनवायरनमेंट, गलती हो गई है तो प्रोवाइड देम सपोर्ट, डू नॉट प्ले द ब्लेम गेम, और कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी को एक दफा कोई बात कर दी, बात करने के बाद उससे पूछो तुम्हें समझ आ गई है, अगर उसको समझ आने के बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो गाइड देम। reduce uncertainty about career development and future employment prospects, के future जी prospects क्या हैं, career development की जो uncertainty उनके दिल में उसको हटाया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए सोशल इंटरेक्शन के लिए। फिर वर्क शेड्यूल्स बनाए जाएं जो कंपेटेबल हो डिमांड और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ठीक है, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को भी बाजू का दी जाए, अगर कोई बंदा किसी हफ्ते बिजी है तो उसकी अगले हफ्ते या अगले महीने नाइट लगा दो, किसी के एग्जाम्स हैं तो गिव देम लाइक फ्री हैंड, ताकि वो अच्छे तरीके से एक तो आपकी बात भी याद रखेगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी करेगा। अच्छा, प्रोवाइड परफॉर्मेंस काउंसलिंग, किसी की परफॉर्मेंस नीचे जा रही है तो उसको स्कोल्ड एंड स्लैम करने के बजाय उससे बिठाओ और पूछो कि क्या वजह है, थोड़ी सी एम्पैथी शो करो उसके साथ।
एम्पथेटिक क्लाइमेट होगा तो हर बंदा जो है वो अपनी प्रॉब्लम टेंशन डिस्कस करेगा, आधी प्रॉब्लम आई बिलीव कम्युनिकेशन से सॉल्व हो जाती है। फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए महीने में एक बार, चलो हफ्ते में नहीं तो 15 दिन बाद एक सारे लोगों को बुला के एक ग्रुप ऑर्गेनाइज, एक मीटिंग की जाए कि जी जो लास्ट टाइम कोई भी अगर प्रॉब्लम है वर्क रिलेटेड तो उसको डिस्कस किया जाए, पर्सनल प्रॉब्लम को 1-to-1 मीटिंग में डिस्कस किया जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो नर्स मैनेजर के रोल में आती हैं, इस तरह वो स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकती है। यहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट का चैप्टर भी आज कवर हो गया है, वर्कलोड का मैं नेक्स्ट स्टार्ट करवाऊंगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है इस वीक नहीं तो अगले वीक के पहले 2 लेक्चरों में मतलब तुम्हारा जो सिलेबस है वो कवर होगा, ठीक है। 90% वी आर डन, और मेरी तरफ से तो डन है, तुम्हारी तरफ से नील पार्टिसिपेशन है। टू बी ऑनेस्ट तुम्हें इतना नहीं पता होता मैंने लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था। मैं इसका जरूर एक अच्छा वो दे सकती हूँ कि चूंकि मैं इतने सेशंस पढ़ाती हूँ तो मेरे ज़हन में नहीं रहता, बट तुम तो एक ही मैनेजमेंट पढ़ते हो ना, तुम तो 10 जगह मैनेजमेंट नहीं पढ़ाते, तो तुम्हें पता होना चाहिए मैंने कहाँ छोड़ा है। तुम लोग क्लूलेस लेते हो। हाँ जी, फरहीन को जल्दी जल्दी अटेंडेंस बता दें ताकि मुझे भेज दे, बस इसी के लिए आए हो तुम लोग। 13, 14, 28 बस यही लगवा के चले जाना, पढ़ना ना। अटेंडेंस लगा के फरीन मुझे सेंड कर दो ताकि मैं आगे भेज दूं। कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लेना। कल इंशाल्लाह डबल क्लास में नेक्स्ट 2 चैप्टर में वाइंड अप करवा दूंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।